तो आज हम बात करेंगे वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में। Why this system is known as वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, और इसको हम क्यों वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम बोलते हैं। इसमें हम कंप्रेसर यूज करते हैं वर्किंग फ्लूइड का प्रेशर एंड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। इस कंप्रेशन के कारण इस साइकिल का नाम पड़ गया वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल। मैंने यहाँ पे सारे डिवाइस बनाई हुई हैं वेपर कंप्रेशन साइकिल की, और एक कंप्लीट साइकिल की है, और साथ में मैंने प्रोसेस के नाम भी लिखे हुए हैं समझने के लिए, और उसके लिए एक टीएच डायग्राम भी बनाया हुआ है। इसमें 4 प्रोसेस एग्जीक्यूट होती है। एक कंप्रेसर में होती है, एक कंडेंसर में होती है, एक थ्रोटलिंग वाल्व में होती है, और एक इवेपोरेटर में होती है। सबसे पहले हम इनका काम समझ लेते हैं, क्या काम है कंप्रेसर का, इवेपोरेटर का, कंडेंसर का और थ्रोटलिंग वाल्व का। कंप्रेसर जो होता है इसमें हम वर्क सप्लाई करते हैं, और जो वर्किंग फ्लूइड होता है उसका प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ाते हैं, फ्रॉम लोअर प्रेशर एंड टेम्परेचर टू हायर प्रेशर एंड टेम्परेचर। मैंने टीएच डायग्राम भी बनाया हुआ। पॉइंट 1 पर इवेपोरेटर के प्रेशर पे है, इससे हम इसका प्रेशर बढ़ाते हैं कंडेंसर के प्रेशर तक, और ये काम करते हैं हम कंप्रेसर में। इसके लिए हम बाहर से वर्क सप्लाई करते हैं इसको। सेकेंड होता है हमारा कंडेंसर। कंडेंसर किस लिए यूज होता है, जो हम इवेपोरेटर में हीट एब्जॉर्ब करते हैं, जिस स्पेस को हम ठंडा करना चाहते हैं या जिस भी सब्सटेंस को हम ठंडा करना चाहते हैं उससे हम हीट एब्जॉर्ब करते हैं इवेपोरेटर में, और इसको रिजेक्ट करने के लिए हम ले जाते हैं कंडेंसर तक, और कंडेंसर से हम इसको एनवायरनमेंट में या एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं। तो कंडेंसर में हीट हम आउटसाइड रिलीज करते हैं हमारी रेफ्रिजरेशन साइकिल से, और इवेपोरेटर में हम हीट एब्जॉर्ब करते हैं वर्किंग फ्लूइड की सहायता से हमारी साइकिल के अंदर, और कंडेंसर में हम उसको है ना बाहर भेज देते हैं। कंडेंसर एक हीट एक्सचेंजर है और इवेपोरेटर भी एक हीट एक्सचेंजर है। अब बात करते हैं थ्रोटलिंग वाल्व की। थ्रोटलिंग वाल्व क्या होता है, थ्रोटलिंग वाल्व होता है एक रेस्ट्रिक्टेड पैसेज, यानी कि किसी भी सब्सटेंस को हम ऐसी जगह से पास कराते हैं जो बहुत ही संकुचित हो। तो इससे क्या होता है कि जो प्रेशर होता है उस वर्किंग फ्लूइड का वो तो कम हो जाता है, लेकिन इसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, क्योंकि ये थ्रोटलिंग वाल्व होता है। और जो थ्रोटलिंग डिवाइस यूज करते हैं इसके लिए हम पढ़ते हैं पहले थ्रोटलिंग प्रोसेस। थ्रोटलिंग प्रोसेस होती है आइसेंथेल्पिक एंड एडियाबैटिक। आइसेंथेल्पिक होती है इसलिए इसका टेम्परेचर कम नहीं होता, क्योंकि एंथैल्पी फंक्शन होती है टेम्परेचर का, और होती है एडियाबैटिक। एडियाबैटिक प्रोसेस में ना ही सिस्टम की हीट बाहर जा सकती है और ना ही सिस्टम से हीट अंदर आ सकती है। तो इसमें क्या होता है, टेम्परेचर तो सेम रहता है बट द प्रेशर जो होता है वो कम हो जाता है। लास्ट वन है इवेपोरेटर। इवेपोरेटर में भी हम हीट एक्सचेंजर का काम करता है। इसमें हम स्टोरेज स्पेस से जिसको हम ठंडा करना चाहते हैं उससे हम हीट एब्जॉर्ब करते हैं। प्रोसेस 1 से 2 होती है कंप्रेशन में, इसको बोलते हैं आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। आइसेंट्रोपिक मीन्स होता है रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन। 2 to 3 होती है कंडेंसर में, ये होती है कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन, यानी कि जो प्रेशर रहेगा कंडेंसर का वो कांस्टेंट रहेगा, चाहे ये कितनी देर काम करता रहे इसका प्रेशर हम कांस्टेंट मेंटेन करके रखते हैं। इसमें हीट एब्जॉर्ब करते हैं, हीट रिजेक्ट करते हैं, लेकिन इसका प्रेशर जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। 3 to 4 नॉन एज आइसेंथेल्पिक एक्सपांशन, यानी कि जो थ्रोटलिंग वाल्व होता है उसकी एंथैल्पी कांस्टेंट रहती है, यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, बट इसमें प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। चौथी प्रोसेस है 4 to 1 कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन। इस प्रोसेस में जो हीट एडिशन होता है सिस्टम के अंदर, हम हीट लेते हैं स्टोरेज स्पेस से, तो इस दौरान जो प्रेशर रहेगा इवेपोरेटर का वो कांस्टेंट रहेगा। इसलिए मैंने टीएच डायग्राम भी साथ में बनाया हुआ है ताकि आप आसानी से देख लें टीएच डायग्राम। इसको समझने के लिए हमने कल प्योर सब्सटेंस पढ़ा था, यानी कि पिछली क्लास में हमने प्योर सब्सटेंस पढ़ा था, और हमने ये टीएच डायग्राम इसीलिए समझा था क्योंकि हम इस साइकिल में यूज करने वाले थे। ये कंडेंसर और इवेपोरेटर का प्रेशर कांस्टेंट रहता है। तो ये तो वही 4 प्रोसेस। प्रोसेस 1 से 2 होती है, दैट इज आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन कंप्रेसर में। 2 से 3 होती है कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन कंडेंसर में होती है। 3 से 4 होती है थ्रोटलिंग वाल्व में
आइसेंथैल्पिक एक्सपांशन और 4 से 1 होती है इवेपोरेटर में। तो यदि हम इसके सीओपी की बात करते हैं कि सीओपी हम इसका कैसे लिख सकते हैं, तो सीओपी का फॉर्मूला होता है डिजायर्ड इफेक्ट बाय वर्क इनपुट। मैंने लिखा हुआ है सीओपी ऑफ वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम और वी कैन से साइकिल। डिजायर्ड इफेक्ट हम प्राप्त कर रहे हैं इसमें इवेपोरेटर में, जो कि है 4 से 1, और वर्क इनपुट हम दे रहे हैं कंप्रेसर में, जो कि है 1 से 2। तो डिजायर्ड इफेक्ट जो हो जाएगा इसमें वो हो जाएगा H1 माइनस H4 बाय वर्क इनपुट हम दे रहे हैं कंप्रेसर में, जो कि हो रहा है 1 से 2, 1 से 2, 1 से 2। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं टेम्परेचर बढ़ रहा है इसका, लेकिन एंथैल्पी कांस्टेंट रह रही है क्योंकि कंप्रेशन हो रहा है, ना हीट सप्लाई हो रही है सिस्टम से बाहर, ना ही सिस्टम में हीट आ रही है, यानी कि इस पे केवल कंप्रेशन हो रहा है। तो इसका प्रेशर और टेम्परेचर तो बढ़ेगा और ये बढ़ेगा 2 से 1, तो वर्क इनपुट हो जाएगा H2 माइनस H1। ये हो गया सीओपी का फॉर्मूला वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल के लिए। अब हम बात करते हैं थ्रोटलिंग वाल्व से रिलेटेड एक और फंक्शन के बारे में, कि थ्रोटलिंग वाल्व जो होता है क्यों हम आइसेंथैल्पिक प्रोसेस यूज करते हैं, क्यों नहीं इसकी जगह पे हम आइसेंट्रोपिक प्रोसेस यूज कर लेते हैं। क्योंकि इस प्रोसेस में वर्क इनपुट का फॉर्मूला होता है माइनस इंटीग्रेशन ऑफ बीडीपी। क्योंकि कंप्रेसर जो हैंडल करता है वो गैसियस फेस ऑफ सब्सटेंस हैंडल करता है, यानी कि ये सैचुरेटेड वेपर हैंडल करता है। इसको समझने से पहले हम 2 अजम्पशन ले लेते हैं, जो कि हम वेपर कंप्रेशन साइकिल पढ़ते समय लेते ही हैं। और ये अजम्पशन है, यहाँ से 4 से 1 रहेगा हमारा इवेपोरेटर, 1 से 2 रहेगा कंप्रेसर, 2 से 3 रहेगा कंडेंसर, 3 से 4 रहेगा थ्रोटलिंग वाल्व। तो ये एक पॉइंट है, ये है जंक्शन इवेपोरेटर एंड कंप्रेसर का। तो पॉइंट 1 पे यानी कि एग्जिट ऑफ द इवेपोरेटर एंड एंट्री ऑफ द कंप्रेसर, वी अज्यूम द वर्किंग सब्सटेंस और वर्किंग फ्लूइड एज अ सैचुरेटेड वेपर। Exit of the evaporator and entry of the compressor we assume at point 1 saturated vapor, and point 3 is a junction of condenser and throttling valve, यानी कि exit of the condenser होगा और entry of the throttling valve होगा, यानी कि एक जंक्शन पे होगा condenser and throttling valve के। तो point 3 पे that is outlet of the condenser and inlet of the throttling valve, we assume working substance as a saturated liquid। और अब हम बात करते हैं specific volume of vapor is very very high, यानी कि बहुत ज्यादा होता है specific volume of fluid, यानी कि यदि हम इसकी वैल्यू इसमें रखेंगे तो वर्क इनपुट हमको बहुत ज्यादा सप्लाई करना पड़ता है, जबकि वर्क क्योंकि यहाँ पे आउटलेट है किसका, कंडेंसर का, और इनलेट है थ्रोटलिंग वाल्व का, दैट इज पॉइंट 3 की पॉइंट 3 पे हम जो वर्क इनपुट और जो वर्क हम आउटपुट मिलता है वो बहुत ही नेग्लिजिबल मिलता है कंप्रेसर के वर्क के कंपैरिजन में। तो यदि हम यहाँ पे टरबाइन इंस्टॉल भी कर देते हैं तो हमको बहुत ही कम अमाउंट में वर्क मिलेगा, जो कि हमारे लिए यूजफुल नहीं होगा। इससे एक नुकसान और हो जाएगा, जब हम टरबाइन इंस्टॉल करेंगे तो इस डिवाइस की कीमत बढ़ जाएगी। तो इस डिवाइस की कीमत कम रखने के लिए, क्योंकि हमको पर्याप्त अमाउंट में वर्क नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड है वो बहुत ही कम है स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वेपर, यानी कि हमको वर्क तो पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा है, तो इसकी हम कॉस्ट ही कम कर लेते हैं। उसके लिए हम लगाते हैं थ्रोटलिंग वाल्व। इसलिए हम इस प्रोसेस को बना देते हैं आइसेंथैल्पिक प्रोसेस, ना कि आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। यदि हम इसको आइसेंट्रोपिक प्रोसेस बनाएंगे तो डिवाइस की कीमत बढ़ जाएगी, बाकी और कोई फायदा हमको होने वाला नहीं है। इसके लिए हम यह करते हैं थ्रोटलिंग वाल्व लगा देते हैं। ये सस्ती सी डिवाइस होती है, चीपेस्ट डिवाइस होती है। इससे क्या होता है, हमारी कॉस्ट भी कम हो जाती है, और क्योंकि हमको ज़्यादा अमाउंट में वर्क नहीं मिल रहा है, यानी कि वर्क का ज़्यादा लॉस भी नहीं हो रहा है, तो जो डिवाइस होती है उसकी कॉस्ट कम हो जाती है। इसका रीजन होता है स्पेसिफिक वॉल्यूम, क्योंकि स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वेपर बहुत ज़्यादा होता है स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, यानी कि सैचुरेटेड वेपर का स्पेसिफिक वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है।
तो हमको बहुत ज़्यादा अमाउंट में वर्क सप्लाई करना पड़ता है, जबकि सैचुरेटेड स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड लिक्विड बहुत ही कम होता है, तो हमको बहुत ही कम अमाउंट में वर्क मिलता है। इसलिए हम यहाँ पे थ्रॉटलिंग वाल्व यूज़ कर लेते हैं, कॉस्ट कम हो जाती है और बढ़िया डिवाइस भी काम करती है, यानी कि हमारा कोई नुकसान नहीं है। तो ये था वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल के बारे में कि क्यों हम थ्रॉटलिंग वाल्व यूज़ करते हैं, सीओपी कैसे कैलकुलेट करते हैं और कौन कौन सी डिवाइस हम इसमें यूज करते हैं। थैंक यू।